क्या म्यूचुअल फंड सही है या उसमें कुछ जोखिम है? जिस व्यक्ति ने उसमें 1 लाख रुपए डाला था, आज करीब 3.25 करोड़ रुपए। क्या हमें म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है उसकी जरूरत है या हम व्यक्ति खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपका सलाहकार कृष्ण है या शकुनी है? मतलब मेरा पूछने का सिंपल सा मतलब है, लोगों का पैसा इसमें सिक्योर है कि नहीं? आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना है? आपको डेट फंड में निवेश क्यों करना है? आपको हाइब्रिड फंड में निवेश क्यों करना है? तो क्वेश्चन ये आता है यूजर्स के बीच में कि भैया हम म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, सीधे शेयर क्यों ना करें? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है महेंद्र जी। ये विचार लोगों के मन में हर बार आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लाल चीज किसी को भी पसंद नहीं होती है जब तक वो किसी की मांग का सिंदूर ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है योगेन जी तोमर, जो कि पिछले 20 वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और काफी लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव इन्होंने लेकर आए हैं। तो आज इन्हीं से समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक डिटेल। तो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुनिएगा, समझिएगा। और बार बार आप सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो आज आपको पता चलने वाला है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और आपको इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो वेलकम योगेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ महेंद्र भाई, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, आप ये बताइए सबसे पहले कि ये म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सही है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्ट में, क्योंकि हमने आपके साथ एक और वीडियो किया था जो कि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, बहुत पसंद किया है आपकी उस पूरी की पूरी डिस्कशन को। तो हम सबसे पहले एक बार अपनी ऑडियंस को फिर से ये बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड डेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का केवल एक जरिया है। म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, इन तीनों का मिश्रण है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम होता है, मार्केट में जिनको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए रहती है, वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करते हैं। उसके बाद में मिड कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। मिड कैप मतलब मझोली कंपनी। मझोली कंपनी 101 से लेकर 250 तक की कंपनियों में जो निवेश होता है वो मिड कैप कंपनी कहलाती है। उसके बाद में स्मॉल कैप फंड्स आते हैं। 251 से लेकर नीचे तक की जो कंपनीज होती हैं उनमें स्मॉल कैप फंड में निवेश किया जाता है। तो अब ये 3 प्रकार के आपने टाइप बताए कि सबसे पहले लार्ज कैप टाइप बताया है, यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक की कंपनी आ गई, फिर 100 से लेकर 250 तक की मिड कैप कंपनी आ गई, और 250 से जो नीचे वाली कंपनीज है वो आ गई स्मॉल कैप। तो अब हम इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप सुनते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप हो गया या बहुत सारे प्रकार के इस प्रकार के टाइप सुनते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको समझाइए। बिल्कुल, सेबी की परिभाषा के हिसाब से म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में लार्ज एंड मिड कैप, ये कैटेगरी होगी जिसमें कुछ निवेशकों को स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ और चाहिए रहती है। अच्छा, तो वो 1 से लेकर 250 तक की कंपनियों में निवेश करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिसको सिर्फ सेफ्टी चाहिए तो वो चले जाएगा 1 से 100 तक की कंपनियों में, जिसको हम बोलते हैं भैया लार्ज कैप। क्या यही ब्लू चिप फंड भी यही होता है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक है। और फिर सेकंड हो गया मिड कैप, लेकिन आपने कहा कि किसी को थोड़ी रिस्क भी लेना है, लेकिन थोड़ा स्टेबल भी रहना है, तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, 0 से लेकर 250 तक, मतलब उसमें मिड कैप को भी इस्तेमाल कर सकता है और लार्ज कैप मतलब दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप। अच्छा, एक मल्टी कैप होता है। राइट, ओके, ठीक है। मल्टी कैप में 25% आपका पैसा लार्ज कैप में रहता है, 25% पैसा आपका मिड कैप में रहता है और 25% पैसा आपका स्मॉल कैप। अच्छा, मतलब तीनों को मिलाकर एक फंड बनाया, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा या जो फंड मैनेजर होगा वो तीनों को मिलाकर एक फंड बनाएगा। ओके, इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। इसको क्या कहते हैं? मल्टी कैप। इसको मल्टी कैप कहते हैं क्योंकि ये तीनों कैप का मिश्रण है। ओके, तो ऑडियंस को यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी अब, क्योंकि ये नाम सुनती थी अभी तक ऑडियंस क्या कर रही थी कि नाम सुन रही थी कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन अब हमारी ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि भैया इसका नाम ये मल्टी कैप है, तो मल्टी कैप का मतलब क्या है? ओके, थैंक यू ये समझाने के लिए कि भैया तीनों का मिश्रण हो गया मतलब मल्टी कैप हो गया। ओके, इसके अलावा अब
दर्शकों के मन में यह सवाल आएगा, ये तो आपने 75% का बता दिया, बाकी 25% कहाँ है? ठीक है, 25% ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो एक सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से होता है। यहाँ से फंड मैनेजर का काम चालू होता है कि वो 25% मार्केट के सिनेरियो को देखकर, अच्छा, क्या वो 25% में से कुछ हिस्सा लार्ज कैप में लगाए या मिड कैप में लगाए या स्मॉल कैप में, जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है अच्छा, वो उसमें बचा हुआ 25% भी लगाता है। ओके ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अलग अलग फंड मैनेजर अपने अपने रिटर्न्स को बढ़ाते हैं। ओके, मतलब ये जो 25-25-25 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो एक मल्टी कैप हो गया। बिल्कुल। लास्ट का एक जो 25% बना, वो जो फंड मैनेजर होगा वो अपना दिमाग चलाएगा कि भैया मैं इसको, क्योंकि पहले तो स्टेबिलिटी दे दी आपको कि आपका पैसा डूबे ना लंबे समय में, और ग्रो कैसे करे, मेन चीज ये भी है, तो वो 25% को वहां पर करेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मल्टी कैप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ होते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसके बाद में एक, अभी मैंने बिना कैटेगरी का बताया। अच्छा। इसके अलावा एक फंड और होता है, अच्छा, फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, फ्लेक्सी कैप। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ये अभी अपने कैटेगराइज नहीं किया है, हाँ। तो थोड़ा कैटेगराइज करते हुए ही चलते हैं इसको। बिल्कुल, ठीक है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड होता है। मल्टी कैप पहला बता दिया आपने। मल्टी कैप हो गया। ठीक है, मल्टी कैप नहीं, पहले सबसे पहले लार्ज कैप, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके मिक्स हो गए, जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप मिक्स हो गया। बिल्कुल। और एक में तीनों मिक्स हो गए, तीनों मिक्स हो गए, जिसको मल्टी कैप बोल दिया। और इसके बाद में आता है फ्लेक्सी कैप। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को बिल्कुल छूट रहती है कि वो अपने फंड का पोर्टफोलियो 50% भी लार्ज कैप कर सकता है, अच्छा, मिड कैप भी कर सकता है, स्मॉल कैप भी कर सकता तो ये यदि किसी निवेशक ने निवेश कर दिया है, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में, तो निवेश करने के बाद भी वो चेंज करता रहेगा इस पोर्टफोलियो को। बिल्कुल, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, अगर उसको स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी लगेगी, वो स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो बढ़ा देगा। अच्छा, आज की जो मार्केट सिनेरियो है, लार्ज कैप की तरफ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रखा होगा। ओके, तो ये फ्लेक्सी कैप आता है। ठीक है, मतलब वो ये देखते हैं कि सिनारियो क्या चल रहा है मार्केट का, मार्केट उठ रही है, बैठ रही है, मतलब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस प्रकार की है, वो कंडीशन देखते होंगे और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते होंगे। बिल्कुल, सेबी के कैटेगराइजेशन सेबी ने इसीलिए किया है जिससे कि निवेशक को उसका निवेश जितना ज्यादा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ पाए, इसीलिए उन्होंने इस फंड का कैटेगराइजेशन इसलिए इतना अच्छा। ठीक है, तो सिंपल सी बात पहले तो मुझे ये समझ में आई है कि म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड जहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता है लोगों के द्वारा और उसे लगाया जाता है, निवेश किया जाता है। दूसरी चीज हमें ये समझ में आई कि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है यहाँ पर, जैसे मेनली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 प्रकार की ये कैटेगरी हो गई। फिर इनको मिक्स करके भी अलग अलग कैटेगरी बनी, जैसे एक मल्टी कैप की कैटेगरी बनी और एक फ्लैक्सी कैप, जिसमें फंड मैनेजर को ये पता रहता है कि भैया मुझे क्या करना है, किसको कितना कैटेगराइज करना है। यहां तक हम एकदम बिल्कुल सारी चीजें समझ गए हैं। यहाँ पर टैक्स सेविंग करने के पर्पज से सेबी ने एक ELSS फंड और होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये टैक्स सेवर फंड जो होता है, इसमें हमारे इन्वेस्टर को 3 साल का केवल लॉक इन होता है, जो कि जनरली सबसे कम लॉक इन। अच्छा, अगर वो कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है या FD लेता है, टैक्स सेवर FD, तो टैक्स सेवर FD 5 साल का लॉक इन होता है। और लाइफ इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को पता ही होगा कि वो कितने साल का उसमें लॉक इन होता है। अच्छा, ये टैक्स छूट की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन जो न्यू रिजीम आई है उसमें हमने सुना है कि किसी प्रकार की कोई भी नहीं छूट मिलेगी अब। बिल्कुल सही। तो अब क्या ये उसमें रहेगा, नहीं रहेगा? फिर ये अपने आप में एक मल्टी कैप कैटेगरी का है, इसमें सेबी ने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है। अच्छा, कि फंड मैनेजर इसमें लार्ज कैप रखे, मिड कैप रखे, स्मॉल कैप रखे, मल्टी कैप रखे। तो जनरली ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, कुछ एक कंपनी ने इस फंड को मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का भी बना रखा है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि सेबी ने मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी का कैटेगराइजेशन नहीं किया है, नहीं उन्होंने किया लार्ज एंड मिड कैप का किया है, ताकि रिस्क लोगों के लिए कम रहे। तो इसलिए ये अपना जो मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड है, जिसको हम ELSS कहते हैं, तो ये अभी नए रिज्म में उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हाँ, मतलब नए जो, क्योंकि हम लोग अभी पिछला जो पॉडकास्ट किया वो टैक्स के ऊपर ही किया, तो उसमें हमने ये समझा या ये जाना कि नई जो रिजीम आ रही है, जैसे पहले मान लीजिए आप अपनी स्कूल की फीस भरते थे या आप LIC लेते थे या आप कहीं भी इस प्रकार का निवेश करते थे, तो वहां पर आपको 1,25,000 तक की छूट मिलती थी। 1,50,000 1,50,000 तक की छूट मिलती थी। ATD सेक्शन 80D। ठीक है, तो क्या अब वो छूट तो नहीं रही? नहीं रही। तो क्या अब ये जो हम लोगों ने बात की है, ये इसकी छूट मिलेगी वहां पर? नहीं। हाँ, 80C की छूट उसमें नहीं मिलेगी, नए रिज्म में न्यू रिज्म में कोई योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब अपने को सीधा इन्वेस्टमेंट करना है। राइट। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है जहां पर लोग निवेश कर सकते हैं? इसके अलावा जो कई इन्वेस्टर्स हैं जो
भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से किस किस सेक्टर्स में है, तो थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड होते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हो गए हम लार्ज कैप, वहां पर लोग निवेश कर सकते हैं बिल्कुल, यदि सेफ रहना चाहते हैं, है ना। इसके बाद मिड कैप, जहां पर 100 से लेकर 250 तक की कंपनी आ गई, सेफ है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। और यदि 250 के बाद आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, जहां पर ज्यादा रिस्क है। अब रिस्क को थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप उठा सकते हैं, या फिर आप एक और फंड होता है जिसमें जो आपका फंड मैनेजर रहेगा वो कितना किसको डालेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सी कैप कहलाता है। बोलते हैं। और मल्टी कैप जो फंड है उसमें 25 और 25% ये बिल्कुल प्री डिसाइडेड है सेबी के मैंडेट के अनुसार, और बचा हुआ 25% वो अपने विवेक अकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आप एक नई चीज बताने जा रहे हैं इसके बाद। यहां से हमारा आता है सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर, अच्छा, जैसे फार्मा सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में कभी तेजी आती है तो ये स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तो चल रहा है लेकिन पूरा अगर वो सेक्टर जो है सेक्टर नहीं चल रहा है तो आपके फंड में रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। जैसे हमने कई बार देखा है कि आईटी का जो सेक्टर रहता है कई बार नीचे ही रहता है, बाकी सारे सेक्टर ऊपर भाग जाते हैं। जैसे अभी भी आईटी सेक्टर ऊपर था, लेकिन अब जो नीचे आना शुरू हुआ है तो कब ऊपर जाएगा इसका कोई पता नहीं रहता। जैसे एक मीडिया सेक्टर मैंने कई समय से देखा है, वो हमेशा लगभग नीचे ही रहता है। ओके, तो सेक्टर के भी अपने अपने अलग फंड होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं। इसके अलावा इसको थोड़ा सा ब्रॉड में वे में देखें तो इसको थीमेटिक फंड बोलते हैं कि थीम कौन सी चल रही है। अच्छा, थीमेटिक फंड बोलते हैं, राइट। मतलब किस थीम का फंड है। ओके, जैसे आईटी सेक्टर है लेकिन टेक्नोलॉजी थीम है। अच्छा, आईटी में भी टेक्नोलॉजी थीम है तो थीम टेक्नोलॉजी में आईटी भी आ जाएगा और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं वो भी आ जाएंगी। ठीक है। तो थीम इज अ ब्रॉडर वे ऑफ सेक्टर। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है कंजम्पशन थीम है। ठीक है, थीम है क्योंकि कंजम्पशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके अंडर में कंजम्पशन वाली थीम आ जाएगी। कंजम्पशन आ गया, प्लस आपके आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं लैपटॉप जो बनाती हैं वो भी कंजम्पशन में आ गया। आपके एसीज हैं, फैंस हैं, ये सारे कंजम्पशन में आ गए। तो ये पूरा थीम हो गया। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग थीम है। सही बात है। तो अगर हमें सेक्टोरियल में कम रिस्क लेना है तो हम थीमेटिक में जाएं, सेक्टोरियल में ज्यादा रिस्क लेना है तो हम सेक्टर्स में जाएं। मतलब थीम में भी निवेश कर सकते हैं, सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि अपने आप को सेफ रखना है तो फिर हम ऊपर लार्ज कैप में आ जाए, मिड कैप में आ जाए, या उनके ग्रुप में भी आ सकते हैं, मल्टी कैप में भी जा सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल इस प्रकार से ये कैटेगराइजेशन हो गया। और इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी नहीं जो ऑडियंस को नहीं पता हो, क्योंकि ये भी काफी सारी चीजें जो ऑडियंस को नहीं पता होगी। यहाँ पर ये हमारा इक्विटी मार्केट का अच्छा लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पर जो हम शिफ्ट करते हैं दूसरी चीजों में, इक्विटी मार्केट में ही जो ETFs रहते हैं तो और इंडेक्स फंड होते हैं। ओके, ठीक है, इसकी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके ग्रुप भी हो गए जिसको हम मल्टी कैप बोलते हैं या फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, और इसके अलावा सेक्टोरियल फंड भी हो गए और उसमें भी थीमेटिक फंड हो गए। तो हम ये एक चार्ट बनवा देते हैं ऑडियंस के लिए ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए कि भैया इक्विटी बेस्ड में ही आएंगे ये, लेकिन अलग अलग चीजें होगी इसके। और ये सारे फंड्स फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है।